अमरोहा गांव में दिनकर और सूर्या नाम के दो भाई रहते थे। दिनकर 10 साल पहले पैसे कमाने के लिए दिल्ली चला गया था। वो वहाँ मिठाई की दुकान चलाता था। सूर्या गांव में रहकर ही खेती बाड़ी करता था। दिनकर और सूर्या दोनों के नाम 50-50 बीघा आम के बाग थे, जिनमें बहुत ही मीठे आम आया करते थे। दिनकर की बेटी करिश्मा को आम के बागों में घूमना पसंद था। बाग के कोने में एक बहुत बड़ा घना आम का पेड़ था। करिश्मा स्कूल से लौटकर उसी पेड़ के नीचे खटिया डाल लेती और कोयल की मीठी आवाज सुनते हुए अपना होमवर्क करती। हर साल आम पकने के टाइम पर दिनकर गांव आता था और सूर्या के साथ आम बेचकर वापस दिल्ली लौट जाता। पिछले 10 सालों में दिनकर की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो गई थी। एक दिन सूर्या की पत्नी शीला पकौड़े पहुंचाने दिनकर के घर पहुंची। करिश्मा, आज मैंने बहुत दिनों बाद प्याज के पकौड़े बनाए हैं, सोचा थोड़े तुम्हारे घर पहुंचा दूं। अच्छा हुआ ताई, तुम यहाँ पकौड़े पहुँचाने आ गई। मैं तुम्हारे घर ही आ रही थी। कल पापा आए थे, मेरे और मम्मी के लिए सोने की बालियाँ लेकर आए हैं। एक जोड़ी तुम्हारे लिए भी बनवा कर लाए हैं। शीला ने बड़ी जल्दी लपक कर बालियाँ ले ली, लेकिन भागते हुए अपने घर पहुँची और अपने पति सूर्या से बोली, तुम्हारे छोटे भाई के पास इतना ज्यादा पैसा आ गया है कि उसने अपनी पत्नी और बेटी के साथ मेरे लिए भी बालियाँ बनवा दी हैं। जब दिनकर शहर में इतना कमा रहा है तो तुम बाग में उसे हिस्सा क्यों देते हो? उसकी तो सिर्फ एक बेटी है, हमारे तो 2-2 बेटे हैं। खर्चा तो हमारा ज्यादा है ना। मैं हमेशा से दिनकर को अपना हिस्सा देता रहा हूँ। फिर दिनकर का परिवार तो यहीं पर है। पैतृक संपत्ति पर जितना हक मेरा है उतना ही दिनकर का भी है। दिनकर शहर में जो कमाई करता है उसका आधा हिस्सा तुम्हें देना चाहिए। शहर में वो अपनी मेहनत से कमाता है, वो अपनी कमाई का हिस्सा मुझे क्यों देगा? सूर्या अपने भाई के प्रति वफादार था, लेकिन उसकी पत्नी उसे दिनकर के खिलाफ लगातार भड़काती रहती थी। आखिर कब तक सूर्या अपनी अच्छाई जिंदा रख पाता? धीरे धीरे वो पत्नी के प्रभाव में आने लगा। एक दिन करिश्मा के घर दिनकर के दोस्त का फोन आया। दोस्त ने बताया कि दिनकर का एक्सीडेंट हो गया है। खबर सुनते ही करिश्मा और उसकी माँ दिनकर के पास दिल्ली चले गए। सूर्या और उसकी पत्नी भी दिनकर को देखने गए, लेकिन जल्दी वापस लौट आए। अजी, मैं तो कहती हूँ यही मौका है बाग अपने कब्जे में लेने का। अब अगर तुमने जरा भी समय गंवाया तो बाद में पछताओगे। सूर्या ने गांव के सरपंच से कहा कि उनका भाई दिनकर और दिनकर का परिवार अब कभी गांव नहीं लौटेंगे और दिनकर के हिस्से का बाग सरपंच को बेच दिया। इतना उपजाऊ और कीमती बाग सरपंच ने तुरंत खरीद लिया। कुछ महीनों बाद करिश्मा अपने गांव वापस लौटी और सूर्या के घर गई। ताई, पापा की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। माँ वहीं पर है। हमारे बाग के आम बेचकर सूर्या ताऊ को जो पैसे मिले होंगे वो पापा ने मंगवाए हैं। तुम्हारा बाग था लेकिन अब नहीं है। हमने सोचा कि अब तुम्हारा परिवार कभी वापस नहीं आएगा, इसीलिए हमने बाग सरपंच को बेच दिया और मकान बनवा लिया। अब तक तो सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें जो कोने वाला आम का पेड़ सबसे ज्यादा पसंद था उसे नहीं बेचा है। तुम उसके नीचे बैठकर आराम कर सकती हो। करिश्मा दौड़ती हुई सरपंच के पास पहुंची। सरपंच जी, हमारा आम का बाग वापस कर दीजिए। पापा अस्पताल में है, सारा काम धंधा ठप है। बिना बाग के रोजी रोटी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हारे ताऊ के पैसे दे चुका हूँ। जो भी बात करनी है जाकर उनसे करो। सरपंच ने करिश्मा को अपने घर से भगा दिया। करिश्मा बेचारी अपने बाग के पास गई और उसी कोने वाले आम के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी, जहाँ पहले वो अक्सर बैठा करती थी। अब पापा का इलाज कैसे होगा? मेरी पढ़ाई कैसे होगी? अब हम सब क्या खाएंगे?
करिश्मा पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी उसने देखा कि पेड़ की डाली पर कोई सोने की चीज चमक रही है। करिश्मा ने जब गौर से देखा तो पता चला कि पेड़ की डाल पर एक सोने का पक्षी बैठा हुआ है। करिश्मा काफी देर उस पक्षी को देखती रही। यकीन नहीं होता, वो सोने का पक्षी है। फिर अचानक से वो पक्षी बोला। करिश्मा ने इतनी अजीब बोली पहले कभी नहीं सुनी थी। पक्षी के बोलते ही पेड़ पर लगे सारे आम सोने के बन गए। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। करिश्मा ने पेड़ पर चढ़कर सारे आम एक टोकरी में इकट्ठे कर लिए और घर ले जाने लगी। रास्ते में उसे शीला मिल गई। शीला ने देखा कि करिश्मा टोकरी में सोने के आम भरकर ले जा रही है। उसने तुरंत करिश्मा को रोककर पूछा, अरे करिश्मा, ये सोने के आम तुम्हें कहाँ मिले? अच्छा हुआ ताई तुमने कोने वाला आम का पेड़ मेरे लिए छोड़ दिया था। उस पेड़ पर आज एक सोने का पक्षी आया। जैसे ही वो बोला, सारे आम सोने के बन गए। मैं इन आमों को बेचने शहर जा रही हूँ, पापा का इलाज कराने। शीला ने तुरंत सूर्या को सोने के पक्षी के बारे में बताया। उस पक्षी को पकड़कर हमें बाग में ले जाना चाहिए। फिर एक एक पेड़ पर पक्षी को बिठाकर आवाज निकलवानी चाहिए, जिससे हमारे पूरे बाग के आम सोने के बन जाएंगे। एक बार वो सोने का पक्षी हाथ लग गया ना, तो हमारे दोनों बेटों को जिंदगी भर कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगले दिन सूर्या अपने दोनों बेटों के साथ सोने के पक्षी को पकड़ने पहुंच गया। दोपहर बाद वो पक्षी उसी पेड़ पर आकर बैठ गया, जिस पेड़ के नीचे करिश्मा बैठा करती थी। सूर्या ने पक्षी के ऊपर जाला डालकर उसे पकड़ लिया। सूर्या ने पिंजड़े को ले जाकर अपने बाग में एक पेड़ पर रख दिया और पक्षी को बोलने के लिए मजबूर करने लगा। जल्दी आवाज निकाल और मेरे बाग के आमों को सोने का बना दे। सूर्या काफी देर तक कोशिश करता रहा, लेकिन पक्षी कुछ भी नहीं बोला। आखिर सूर्या ने पक्षी को एक नुकीली लकड़ी चुभोना शुरू कर दी। पक्षी गुस्से में बोला। उसके बोलते ही सूर्या और उसके दोनों बेटे सोने के बन गए। गांव वालों ने जाकर शीला को खबर दी। तब शीला अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगी। राधिका बचपन से लड़कों के साथ घूमा करती थी। लड़कों के बीच रहकर उसे पान खाने की लत लग गई थी। वो जवानी तक नहीं छूटी। आज फेरे पड़ने के बाद राधिका की विदाई होने वाली थी। राधिका की माँ उसे समझाने लगी, बेटी अपने मुंह और पान पर काबू करना। अब तुम पराए घर जा रही हो। वहाँ तुम्हारे मम्मी पापा तो होंगे नहीं जो तुम्हारे नखरे सुने। सास ससुर से पाला पड़ेगा और उन्हीं के हिसाब से चलना होगा। 2-4 दिन सह लूंगी मम्मी, पर अगर सास ने ज्यादा चपड़ चपड़ की तो पान खाकर सास के मुंह पर ही थूक दूंगी। ससुराल पहुंचकर राधिका ने 1-2 दिन अपने ऊपर कंट्रोल किया और पान नहीं खाया, पर वो बहुत ज्यादा दिन खुद को रोक नहीं पाई। एक दिन जब राधिका की सास सोकर उठी तो उसने दीवार पर लाल लाल पान के निशान देखे। राहुल, क्या तुमने पान खाकर थूका है? नहीं माँ, मैंने नहीं थूका है। तो फिर दीवार पर ये पान के छींटे कैसे आए? माँ, वो राधिका पान खाती है। क्या? बहू, कान खोल कर सुन लो। अगर आगे कभी मुझे घर में पान दिख गया तो तुम्हारी इस घर से छुट्टी कर दूंगी। राधिका को ससुराल आने पर पता लगा कि उसका पति राहुल अपनी माँ के सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली है। एक दिन एक छोटी लड़की घर पर आई। मामा, मेरे पापा बीमार हैं। माँ दवा लेने गई हुई है। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। एक कटोरी सब्जी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। गुनगुन, मैं अभी सब्जी लेके आता हूँ। रुक जाओ राहुल, इसे सब्जी नहीं मिलेगी। सुन लड़की, चुपचाप इस घर से बाहर निकल जा। बार बार मना करने पर भी तुझे समझ नहीं आता। आगे कभी इस घर में आई तो वो मोटा सा डंडा देख ले। डंडा देखकर लड़की तुरंत भाग गई। राहुल जब कमरे में आया तो राधिका ने उससे कहा, वो लड़की कौन थी? थोड़ी सब्जी उसे दे देते तो कौन सी आफत आ जाती। शादी से पहले तो तुम मेरे सामने बहुत बहादुरी की बातें कर रहे थे और अब अपनी मम्मी के सामने जुबान नहीं खुल रही है। अरे धीरे बोलो, कहीं मम्मी ने आवाज सुन ली तो वो तुम्हें घर से निकाल देंगी।
वो लड़की मेरी बहन संगीता की बेटी थी। माँ के मना करने के बावजूद संगीता ने अपनी पसंद की एक लड़के से शादी कर ली। वो लड़का हमारे गांव का ही है। शादी के बाद संगीता का पति बीमार पड़ गया। अब संगीता घर घर जाकर खाना बनाती है और अपने परिवार का पेट पालती है। कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे अंदर इतनी सी हिम्मत नहीं है कि अपनी माँ से छुपाकर तुम एक बेचारी लड़की की मदद कर सको। नहीं, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। अगर माँ को पता चल गया तो वो मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगी और सारी प्रॉपर्टी मेरे भाई रमन के नाम कर देंगी। ठीक है, अगर तुमसे उस लड़की की मदद नहीं होती तो मैं उसकी मदद करूंगी। एक दिन शाम को जब राधिका आंगन में बैठी थी तो उसे सड़क पर वही लड़की गुनगुन दिखाई दी। सुनो गुनगुन, यहाँ आओ। मैं तुम्हारी नई मामी हूँ। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे मांग लेना। मैं तुम्हें आज का खाना भी दे देती हूँ। क्या तुम मेरे लिए पान ला दोगी? राधिका गुनगुन को रोजाना खाना दे देती और गुनगुन से पान भी मंगवा लेती थी। एक दिन राधिका की सास ने राधिका को रंगे हाथों पकड़ लिया। राधिका के साथ राहुल भी मौजूद था। बहू, उस लड़की को खाना देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी माँ को जरा पता लगने दो कि मेरी इच्छा के खिलाफ जाने का परिणाम क्या होता है। सासू माँ, आपकी बेटी ने आपकी मर्जी से शादी करके कोई गुनाह नहीं कर दिया और आप अपनी बेटी के कर्मों का बदला एक छोटी सी लड़की से क्यों ले रही हैं? उस लड़की को खाना दे देने से आपके घर का अनाज कम नहीं हो जाएगा। तुम मुझसे जबान लड़ाती हो, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसी समय अपने पति के साथ घर से निकल जाओ। फिर देखूंगी कि खुद क्या खाओगी और उस लड़की को क्या खिलाओगी। तुम दोनों को अपनी औकात पता लगनी चाहिए। मालती ने राहुल और राधिका को घर से बाहर निकाल दिया। राहुल राधिका को अपने एक दोस्त के घर ले गया। कुछ दिन तो दोस्त और उसकी पत्नी का व्यवहार ठीक रहा, लेकिन फिर वे लोग चिढ़ने लगे। आखिरकार राधिका और राहुल वहां से निकल गए और गांव में यहाँ वहां भटकने लगे। तेज धूप पड़ रही थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मैं अपने मुंह पर काबू रखूं, लेकिन मैं नहीं रख पाई और अब मेरे साथ तुम्हें भी कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। रोवो मत राधिका, शायद हमारे भाग्य में यही लिखा था। उसी समय एक बूढ़ी औरत कहीं से आई और पेड़ के नीचे बैठ गई। बूढ़ी औरत पान खा रही थी। उसने राधिका से पूछा, बेटी, पान खाओगी क्या? राधिका भूखी प्यासी थी। पान को देखकर उससे रुका नहीं गया और उसने बूढ़ी औरत का पान झट से खा लिया। तुम तो भूखी लग रही हो बेटी, लो ये पान की डिब्बी तुम रख लो। बूढ़ी औरत राधिका को पान की डिब्बी देकर चली गई। कुछ देर बाद राधिका ने पान खाकर पास ही में पड़े एक पत्थर पर थूका। पत्थर अचानक से सोने का बन गया। हाय राम, ये पत्थर सोने का कैसे बन गया? राधिका ने गर्दन घुमाकर सड़क पर उस बूढ़ी औरत को देखा। वो बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। ये जरूर उस बूढ़ी औरत के आशीर्वाद से ही हुआ है। बूढ़ी औरत के दिए पान खाकर राधिका जिस चीज पर भी थूकती वो चीज सोने की बन जाती। राधिका और राहुल ने सोना बेचकर एक बड़ा सा घर खरीद लिया। उन्होंने गुनगुन के परिवार को भी अपने ही घर रहने के लिए बुला लिया। उधर मालती ने अपने दूसरे बेटे रमन की शादी कर दी। मालती सोच रही थी कि वो रमन की बहू को उसी तरह डरा धमका कर रखेगी जैसे घर के बाकी सदस्यों को रखती है, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। रमन की मोटी ताजी बहू मालती से ही घर का सारा काम करवाती और खुद आराम से सोती। मालती अपने दूसरे बेटे और बहू को घर से निकाल भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो वो घर में अकेली रह जाती। मालती को जब राहुल और राधिका के अमीर होने के बारे में पता लगा तो वह एक दिन उनके पास पहुंची। मुझे माफ कर देना बहू, मैंने तुम्हें घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की। अब तुम सब लोग घर पर लौट चलो। मुझे घर में बहुत अकेलापन महसूस होता है। नहीं माँ जी, हम यहाँ खुश हैं। जल्दी ही मैं और संगीता अपना ब्यूटी पार्लर खोलकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पहला कदम उठाने वाले हैं। अच्छा बहू,
अगर तुम लोग घर नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास वो सोना बनाने वाला पान बचा हो तो मुझे दे दो। ज्यादातर पान खत्म हो चुके हैं, बस कुछ ही बचे हैं, आप इन्हें ले जाइए। मालती बहुत खुश होकर पान की डिब्बी अपने घर ले गई। सबसे पहले कूड़ेदान को ही सोने का बनाती हूँ। मालती ने पान खाकर कूड़ेदान पर थूका, लेकिन कूड़ेदान सोने का नहीं बना। फिर मालती ने बाल्टी पर थूका, बाल्टी भी सोने की नहीं बनी। सोना पाने के लालच में मालती ने बेड, अलमारी, दीवार, घर की हर एक चीज पर पान खाकर थूका, लेकिन कोई भी चीज सोने की नहीं बनी। रमन की बहू जब सोकर उठी तो उसने देखा कि पूरा घर पान के निशानों से गंदा हो चुका है। सासू माँ, जल्दी से पूरा घर और घर की हर एक चीज साफ करो, वरना वो मोटा डंडा देख लो। रमन की बहू मालती के पीछे डंडा लेकर खड़ी हो गई और उसने मालती से पूरा घर रगड़ रगड़ कर साफ कराया।